Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 15th chapter in your SST book and the name of your chapter is our rights and duties. This is your chapter, our rights and duties. ठीक है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ब्रीफ आइडिया लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि हमें अपने कंट्री में हमें किस तरीके का जो है कोड ऑफ कंडक्ट करना है एज अ सिटीजन, ठीक है, सभी नागरिकों को देश में जो रह रहे हैं, ठीक है, आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, जो भी इंडिया का सिटीजन है उसको देश में रहते हुए क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और किस तरीके का कंडक्ट उससे बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड है एज अ सिटीजन, और जो देश की सरकारें हैं वो किस तरीके से कामकाज करेंगी, इन सब के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो किस एक जगह लिखे हुए हैं, एक बुक में लिखे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको हमने अपनी फ्रीडम के बाद, यानी कि जब ब्रिटिशर्स को हमने भारत से निकाल दिया था और इंडिया को फ्री करा लिया था ब्रिटिश रूल से, उसके बाद इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। उसके बाद हमारे देश के लीडर्स ने मिलके अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, ठीक है, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सभी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी कि आपको एक देश में रहते हुए आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके का कंडक्ट आप करेंगे, पुलिस की क्या ड्यूटी है, पुलिस का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, सरकार का कामकाज किस तरीके से होगा, जुडिशरी कैसे काम करेगी, ये सब चीज़ें उस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एज सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारे क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। ये देखो, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसमें उन्हीं राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की गई है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एज अ सिटीज़न दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, Our country was declared an independent country on 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को एक इंडिपेंडेंट फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए थे और इंडिया को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। On 26 जनवरी 1950 इंडिया ऑल्सो बिकेम अ रिपब्लिक नेशन। 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या बन गया था, एक रिपब्लिक नेशन भी बन गया था। रिपब्लिक नेशन का क्या मतलब है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की स्थापना कर ली थी। अभी आ रहा है 26 जनवरी, आपको पता है 26 जनवरी को क्या होता है, हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है और 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को लागू कर दिया था। लागू कर दिया था मतलब उसमें जो भी बातें लिखी गई थी उनको हमने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है, हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया था हमने इस दिन, ठीक है। A set of rules was needed to run a country efficiently। देखो, किसी भी देश को अच्छे से तरीके से एफिशिएंटली चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ जो है रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। देखो, अगर आप स्कूल में आ रहे हो, अगर स्कूल में कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो क्या होगा, स्कूल अच्छे से रन नहीं करेगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे और एक अच्छे स्टूडेंट भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। इसीलिए स्कूल में डिसिप्लिन भी होता है, स्कूल में कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है ना। उसी तरीके से एक देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, जिनका हमें पालना करनी होती है। दिस वॉज वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है, ताकि हम उसमें अपने कंट्री को चलाने के लिए, एफिशिएंटली चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, ठीक है। हिंदी में संविधान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे जो है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा लिखा हुआ, लिखित में जो है, ठीक है, ऐसा संविधान जो लिखा गया है, सबसे बड़ा लिखित में जो संविधान है वो हमारे देश का, आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा, ठीक है। इट लेड डाउन रूल्स विच वुड
अश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया विद नो डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या करता है, देखो हमें कुछ रूल्स बनाए हैं इसने, विच वुड अश्योर, जिससे क्या एश्योरिटी होती है कि जितने भी सिटीजन हैं भारत के उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, ठीक है। भेदभाव मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी धर्म का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई गोरा है, कोई काला है, इसके बेसिस पे किसी के भी साथ, किसी भी सिटीजन के साथ, नागरिक के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में, ठीक है। ये अश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून यही है, ठीक है, जिसको हर एक नागरिक को, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, चाहे वो देश का कोई गरीब मजदूर है, हर एक को जो है इसको मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन का की जो है रिस्पेक्ट भी करनी होती है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए एज अ सिटीजन हमसे कहता है वो हमें करना भी पड़ता है, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप देश के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप जज हैं, या फिर एक मजदूर हैं, आप जो है नौकरी पेशा करने वाले हैं, आपका बिजनेस है, कोई भी पर्सन है, सबको जो है हमारे संविधान को मानना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द लिविंग डॉक्यूमेंट विच मेक्स द गवर्नमेंट वर्क। एक लिविंग मतलब एक तरीके से गाइड करता है, देखो सरकार को किस तरीके से काम करना है। सरकार हमेशा रेफर करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मना की गई है तो वो काम सरकार नहीं कर सकती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है तो वो काम करती है, और किस ढंग से करना है वो भी मेंशन है, ठीक है। तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि जैसे एक तरीके से कोई गाइड होता है ना, आपको गाइड करता रहता है, आप जैसे जैसे काम करते हो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को गाइड करता रहता है कि सरकार को अपना काम किस तरीके से करना है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इज वाइडली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम किस तरीके से रिगार्ड करते हैं, एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसको बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आर्किटेक्ट क्या होता है, देखो जो किसी बिल्डिंग को बनाता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया है उसका श्रेय हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं, ठीक है, कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसको इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रियम्बल का मतलब समझते हैं हम। देखो जैसे आप हिंदी में पढ़ोगे आगे, जैसे आप 6th 7th 8th क्लास में आगे जब जाओगे तो आप क्या करोगे, पहले हम जैसे कोई निबंध लिखते हैं, ठीक है, निबंध लिखते हैं तो उसमें पहले हम एक भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले भूमिका क्या होती है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपने पूरे निबंध में या पूरे जो है एस्से में लिखा है उसका एक छोटा सा समरी टाइप में आपको दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से हमारा जो संविधान है उसके शुरुआत में सबसे पहले एक प्रियम्बल दिया हुआ है। प्रियम्बल का मतलब ही होता है एक इंट्रोडक्शन, जो कि एक जो है आपको एक ओवरव्यू देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, ठीक है, वो होता है हमारा प्रियम्बल। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि छोटे शॉर्ट में एक जो है हमने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दिया है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का मतलब है इंट्रोडक्शन दिया है कुछ स्टेटमेंट के थ्रू, दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो हमें ये बताती है कि इस डॉक्यूमेंट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का क्या पर्पस है, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में शॉर्टली ब्रीफली हमें बताता है। क्या कौन बताता है, प्रियम्बल। क्लियर है। तो प्रियम्बल में क्या होता है, शॉर्ट में ब्रीफ में लिखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, और इसका जो है गाइडिंग पर्पस, सेट आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि किन प्रिंसिपल्स पे और किस पर्पस पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो सब चीज़ें हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उसमें गिवन है, ठीक है। ये देखो ध्यान से इसको पढ़ेंगे भी और लर्न भी करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे दिया है आपको। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही हमारा चैप्टर, यहाँ
है आवर राइट्स, तो कुछ हमें जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक राइट्स, जो सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। It is a list of rights laid down in the Constitution which ensures equal opportunities and rights to its citizens। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कुछ राइट्स की एक लिस्ट बनाई है हमने, ठीक है, कुछ अधिकारों की एक लिस्ट बनाई है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। विच एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स टू इट्स सिटीजन, जो सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके पास इक्वल जो है मौके हैं और इक्वल अधिकार हैं, ठीक है, बराबर अधिकार हैं, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये इंश्योर करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको ये अधिकार मिले हुए हैं, इन सबके पास ये राइट्स हैं, ठीक है। The 8 fundamental rights recognized by the Indian Constitution are, कौन कौन से राइट्स हैं वो 8 हम देख लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है सबके मतलब आपको जो है एक इक्वल हो, आप जितने भी इंडियन हैं वो सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है। किसी के साथ भी हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे देश की सरकार है, हमारे देश का कानून है, या लोग भी आपस में किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सबको एक इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है सब एक समान है, सब एक बराबर है, ठीक है। दिस राइट एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये राइट क्या इंश्योर करता है कि हम सब कानून के सामने एक जैसे हैं, ठीक है। तो कानून कभी भी ये जब भी कानून जो है किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी कास्ट से है या कोई किसी कास्ट से है। कानून के सामने सभी लोग जो हैं एक समान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी नस्ल के हों, ठीक है। मेल है, फीमेल है, जो भी है सब बराबर हैं कानून की नज़रों में। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth and equality of opportunity। और क्या इंश्योर करता है ये कि देखो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव, प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाता है। ये अधिकार किस चीज़ पे रोक लगाता है? डिस्क्रिमिनेशन पे, यानी कि अगर कोई भी भेदभाव है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, ये जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता। रेस, नस्ल क्या है आपकी, उसके बेसिस पे। कास्ट क्या है, जेंडर क्या है आपका, मेल हो फीमेल हो, या प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पैदा हुए हो आप, इन सब के बेसिस पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता। ये राइट हमें, हमारा कौन सा राइट देता है? राइट टू इक्वालिटी देता है ये अधिकार हमें, कि धर्म के नाम पे, रेस नस्ल के नाम पे, कास्ट जाति के नाम पे, जेंडर यानी कि लिंग के बेसिस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके बेसिस पे कोई भी आपके साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको काम करने की, आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी की बराबरी का आपके पास अधिकार है, ठीक है। There shall be no discrimination against anyone on the basis of religion, sex, caste, color or creed। देखो किसी के भी साथ, किसी भी पर्सन के साथ धर्म के नाम पे, सेक्स के नाम पे, मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी कास्ट के बेसिस पे, कलर, उसका स्किन का कलर कैसा है, गोरा है, काला है, या फिर क्रीड, किस नस्ल का है वो, उसके बेसिस पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। Every person will be allowed to public places like temples, gardens, parks, शॉप्स एक्सेट्रा। हर पर्सन को जो है आज़ादी है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। पब्लिक प्लेस क्या होते हैं? जैसे मंदिर हो गया, गार्डन हो गए, पार्क हो गए, शॉप हो गई, हर कोई इन पे जा सकता है। पब्लिक प्लेसेस पे किसी को के साथ हम जो है रोक नहीं सकते हम किसी को भी कि आप जो है इस जाति के हो, या फिर आप जो है गोरे हो, काले हो, या आप इस जगह पैदा हुए हो, तो आप इस पब्लिक प्लेस पे हर किसी को जाने की आज़ादी है, ठीक है। The Constitution has also provided some special provisions to the lower and the backward classes of the society by giving them reservation to uplift themselves। इसके अलावा हमारे संविधान ने कुछ ऐसी कास्ट को जो कि लोअर कास्ट हैं, ठीक है, लोअर और बैकवर्ड कास्ट है, यानी कि पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, ठीक है, जिनके साथ पहले शोषण हुआ करता था, जिसकी वजह से वो आज भी एक पिछड़ा हुआ जीवन जी रही है, ऐसे लोगों को उबारने के लिए, मौके देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कुछ रिजर्वेशन दी है। रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हो और आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से या बैकवर्ड कास्ट से हो, तो आपको कुछ रिजर्वेशन मिलेगी, आपके लिए कुछ सीटें आरक्षित होगी, ठीक है।
पढ़ने के लिए जाती हूँ तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई में आरक्षण मिलता है, ठीक है, ताकि इनका अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि इनको भी आगे बढ़ाया जा सके, आगे बढ़ने के मौके दिए जा सके। राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो प्रमोट्स एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू इक्वालिटी इसलिए भी दिया गया है ताकि कि ये जो है प्रमोट करता है किसको, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत। पहले क्या था, ब्रिटिश टाइम में या उससे भी पहले क्या था, छुआछूत बहुत करते थे कि कोई नीची जाति का है तो उसको फर्श पे बिठाते थे आप ऊंची जाति के लोग, ठीक है, मंदिर में नहीं जाने देते थे, कुएं अलग होते थे नीची जाति के लोगों के लिए, स्कूल में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था लोअर कास्ट के बच्चों को, ठीक है, छुआछात मानते थे कि को तुम हमें टच मत करना, तुम लोअर कास्ट के हो। इस तरीके का जो भेदभाव था वो ख़त्म करने के लिए भी ये राइट टू इक्वालिटी जो है एक उसको जो है प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के लिए क्या हमें राइट मिला हुआ है। दिस राइट एंश्योर्स राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव्स। देखो ये राइट जो है वो हमें अधिकार देता है स्पीच का, यानी कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार, असेंबली करने का यानी कि इकट्ठा होने का अधिकार। अगर हम 2-4 लोगों के साथ मिलके इकट्ठा होना चाहते हैं, असेंबली करना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, यूनियन बनाना चाहते हैं या कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते हैं, कोई मूवमेंट आंदोलन निकालना चाहते हैं, रेजिडेंस घर बनाना चाहते हैं, एंड मतलब रेजिडेंस का मतलब है रहने की आज़ादी है आपको कहीं भी, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, ये आज़ादी है। और ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का हक है आपको, आज़ादी का हक है आपको, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने का अधिकार है आपको। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अगर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में आपको जो है कानून अधिकार देता है कि पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, आपको डिटेन ना करे, यानी कि आपको रोक के ना रखे। इट ऑल्सो गिव्स द राइट टू असेंबल और फॉर्म एसोसिएशन और मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें जो है एक जगह इकट्ठे होने का अधिकार भी देता है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी देता है, और देश के किसी भी हिस्से में मूव करने का यानी कि आने जाने का, रहने का, हर चीज़ का अधिकार देता है। ये हो गया राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आपके पास उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी अधिकार है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश का सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इट एंश्योर्स दैट नो वन कैन फोर्स अनदर पर्सन टू स्लेवरी। इसलिए हमें क्या अधिकार देता है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को से जो है स्लेवरी यानी कि गुलामी नहीं करा सकता, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुलाम बना के नहीं रख सकता। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो चाइल्ड हु इज़ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड। ये जो है 14 साल से छोटे बच्चों को ये भी अधिकार देता है कि कोई भी उनको काम पे नहीं लगाएगा, ठीक है। 14 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको काम पे नहीं रखा जा सकता, उनसे काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के लिए जो आपको फ्रीडम मिला है। दिस राइट एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप जो भी धर्म चुनना चाहते हैं, जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी आस्था रखना चाहते हैं, उस धर्म को आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो भी आपको रिलीजियस अफेयर है, जैसे आपको सत्संग करना है, भंडारा लगाना है, जागरण करना है, जो कुछ भी करना है वो उसको करने की आज़ादी है। फ्रीडम फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस एंड फ्रीडम, कुछ टैक्सेस से भी छूट मिली है आपको इसमें। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कुछ जो है चीज़ों की जो है हमें फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अगर हमारे धर्म में कोई हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, तो वो हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई सिख है तो सिख पगड़ी पहनते हैं, अगर मान लो बाकी बच्चे पगड़ी नहीं पहनते हैं, सभी किसी को कैप पहनना अलाउड नहीं है। स्कूल में अगर आप हो किसी या फिर किसी कॉलेज में हो, वहाँ पे कहते हैं आप कैप पहन के स्कूल में नहीं आ सकते, लेकिन पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना जो है सिख धर्म में की जो है इंस्ट्रक्शन है कि उनके जो भी मेल हैं उनको जो है पगड़ी पहननी पड़ेगी, तो उनको जो है छूट दी जाती है कि ठीक है आपका धर्म आपको ये कहता है, इंस्ट्रक्शन है, तो आप स्कूल में कॉलेज में ये पहन के आ सकते हो, ठीक है। तो ये अधिकार मिला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देख लेते हैं।
दिस राइट एंश्योर्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफ गार्ड देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यू। ये राइट क्या इंश्योर करता है कि भारत के हर एक नागरिक के पास जो है उसके कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू को जो है सेफ गार्ड करने के अधिकार है। एवरी कल्चरल ग्रुप लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन कैन स्प्रेड देयर कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यू टू देयर फ्यूचर जनरेशन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास ये अधिकार है कि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को अपने जो उनके ट्रेडिशनल वैल्यू हैं, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सके, अपने बच्चों को बता सके। दे ऑल्सो डियर द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज। वो अपनी भाषा को बचा के रखने का अधिकार भी रखते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट एंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इस राइट का मतलब है कि हर हाल में जो है फंडामेंटल राइट का पालन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ द देयर फंडामेंटल राइट इज डिनाइड। देखो ये जो छठा राइट है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आपको सिंपली ये अधिकार देता है कि अगर जो भी हमारे संविधान में आपको राइट्स दिए गए हैं 8 के 8, इनमें से एक का भी अगर उल्लंघन होता है, इनकी पालना नहीं होती है, तो जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ। दिस राइट गिव्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी सच एज द राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड शेल्टर एंड बेसिक अमेनिटीज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड। राइट टू लाइफ का मतलब है जीने के लिए जो भी बुनियादी चीज़ें चाहिए, जैसे कि पढ़ना लिखना, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, शेल्टर यानी कि रहने की जगह हो गई, बेसिक जो अमेनिटीज़ है, बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं वो सरकार आपको, स्टेट का मतलब है सरकार आपको प्रोवाइड कराए, ये आपके पास अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, शुरू से ही हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन को। अंडर दिस राइट एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हैव द राइट टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क। देखो इसके अंडर हर एक सिटीजन को ये राइट मिला है कि वो बोल सकता है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, सरकार किस तरीके से काम कर सकती है वो जान सकता है। वट रोल डज इट प्ले, वट आर इट्स फंक्शंस एंड सो ऑन। क्या रोल प्ले कर रही है सरकार हमारी, ठीक है, और क्या कामकाज करती है, क्या फंक्शन है उसके, ये सब जानने का अधिकार राइट टू फ्रीडम हमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। ठीक है।